अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचएमपी शंट को क्या कहेंगे, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। क्या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, या इसको अलावा हम इसको पेंटोज फॉस्फेट शंट भी कहेंगे, जो कि हमारे पास एक अल्टरनेटिव पाथवे है किसका, ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है, और किसका पाथवे है हमारे पास टीसीए साइकिल का। ठीक है, ये अल्टरनेटिव पाथवे है, ये हमारे पास बेसिकली ऑक्सीडेशन करवाएगा किसकी, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवाएगा, ये वाला पाथवे है हमारे पास। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर हो गई हमारे पास। इसके बाद हमने ये कहना है कि हमारे पास जो है इसमें प्रोडक्ट्स क्या हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली एक तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है, इसमें हमारे पास जो है ना NADH बनेगा, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास इसमें पेंटोज शुगर बनेगा। ठीक है, अब जो है इसमें दो पाथवे होंगे, इसके दो फेज़ होंगे। ठीक है, हर फेज़ में, एक फेज़ में हमारे पास जो है NADPH बनेगा और दूसरे में पेंटोज बनेगा। सो सबसे पहले हम टू फेजेज़ में से इरिवर्सिबल, इसमें टू फेजेज़ हैं, एक का नाम है इरिवर्सिबल और एक का नाम है रिवर्सिबल। ठीक है, एक का नाम है रिवर्सिबल और दूसरे का नाम है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल को हम ऑक्सीडेटिव फेज भी कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फेज कहेंगे। इसमें हमारे पास जो है ना 1 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होगा और 2 NADPH यहाँ से बनेंगे, यानी NADPH हमारे पास बन गए कौन से, ऑक्सीडेटिव या इरिवर्सिबल फेज से। आगे हमारे पास रिवर्सिबल फेज जो है वो हमारे पास है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, जो बेसिकली फॉस्फेट शुगर की क्या करवाएगा, इंटरकन्वर्जन करवाएगा। ठीक है, हमारे पास जो है फॉस्फेट शुगर पेंटोज शुगर बनाएगा हमारे पास। ठीक है, अब दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि NAD+ जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है, ठीक है, या ऑक्सीडेशन करवाती है, और NADPH जो है वो हमारे पास रिडक्शन करवाएगी। ठीक है, ये बात आपको पता होगी, होप सो आपको पता होगी ये बात। अब जो ऑक्सीडेटिव फेज़ है जिसको हम दूसरा क्या नाम देंगे, जिसको हम दूसरा नाम देंगे इरिवर्सिबल फेज़। इरिवर्सिबल फेज़ जो है वो हमारे पास जो है इसके अदर सोर्सेज, मतलब ये क्या क्या करेगी, मतलब NADPH के प्रोडक्ट से जो हमारे पास NADPH है वो उससे क्या क्या बनाएगी, यानी जो हमारे पास अगर लीवर है या इसके अलावा हमारे पास जो है आई ग्लैंड्स हैं या हमारे पास जो एडिपोज हैं, ये NADPH को यूज़ करके क्या बनाएगा, फैटी एसिड। ठीक है, क्या बनाएगा, फैटी एसिड। सो ऑक्सीडेटिव फेज में हमारे पास NADPH से फैटी एसिड भी बनेंगे। ठीक है, ओवरीज, प्लेसेंटा, टेस्टिस, ये भी NADH को यूज़ करके क्या बनाएंगे, स्टीरॉइड्स, क्या बनाएंगे, स्टीरॉइड्स। और RBCs जो है वो NADPH को यूज़ करके क्या बनाएगा, ग्लूटाथायोन। ठीक है, जो बेसिकली RBCs की इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, अब जो है वो आगे जाके हम देखते हैं, इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले जो 3 स्टेप्स हैं ना, उसमें से हमारे पास जो ऑक्सीडेटिव फेज़ के 3 स्टेप है ना, उसमें सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, 2 NADPH जो है वो प्रोडक्ट उसके बनेंगे। राइबोलोज 5-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, राइबोज 5-फॉस्फेट में, जो कि हमारे पास आगे से DNA या RNA का कंपोनेंट है। ठीक है, इस तरह हम ये कहेंगे कि इससे हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस भी होगी। एक है हमारे पास ग्लूकोज। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जब हमारे पास ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा और हमारे पास TCA साइकिल भी बहुत ज़्यादा पहले से चल रहा है, और या फिर इसके अलावा जो है हमारे पास TCA के अलावा हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, तो हमने क्या करना है, और हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज नहीं हो सकती इन दोनों प्रोसेस के थ्रू, या यहाँ इन दोनों प्रोसेस में कोई मसला है तो हमारे पास HMP शंट स्टार्ट हो जाएगा। HMP शंट न्यूक्लियोटाइड बनाना शुरू कर देगा। अब यहाँ क्या होगा कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में। 6 किस में याद रखना है, 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में, 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में। अब यहाँ पे जो एंजाइम भी यूज़ होगा वो कैसे, वो किस तरह हमने याद रखना है कि NADP से बनेगा NADP से बनेगा NADPH। तो ये क्या हो गया, डीहाइड्रोजिनेज। तो ये हमारे पास क्या एंजाइम होगा, डीहाइड्रोजिनेज। ये नाम वही लिख देना है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट लिख के डीहाइड्रोजिनेज लिख देना है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो रेट लिमिटिंग स्टेप है, इसको NADPH का लेवल जो है वो इनहिबिट करेगा। अगर ज़्यादा NADPH का लेवल है तो वो 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन को इनहिबिट करेगा। अब जो दूसरा है वो हमने ये कहना है कि 6-फॉस्फो जो ग्लूकोनोलैक्टोन है वो हमारे पास कन्वर्ट होगा 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में। किस में कन्वर्ट होगा, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में। किस में, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, 6-फॉस्फो। अब दोबारा से हम लिखेंगे ये वाला 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन डीहाइड्रोलेज में। यहाँ पे क्या होगा, डीहाइड्रोजिनेज, 6-फॉस्फो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट लगेगा, यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ लगेगा 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन डीहाइड्रोजिनेज। ये वाला प्रोडक्ट लग गया, उसके आगे हमारे पास जो है हाइड्रोलेज एंजाइम लग जाएगा।
अब नेक्स्ट क्या होगा कि 6 फॉस्फो, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में से आगे से बनेगा राइबोलूस 5 फॉस्फेट। क्या बनेगा? राइबोलूस 5 फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे इतने अच्छे से नज़र नहीं आ रहा तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि राइबोलूस 5 फॉस्फेट बनेगा। वो किस तरह बनेगा कि हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और दूसरा हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन किस तरह होगी? दोबारा हमारे पास NADP से NADPH बनेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी। और इधर भी हमारे पास जो है 6 फॉस्फो, अब जो इधर ऊपर जो प्रोडक्ट है हमारे पास 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट, उसके साथ हम क्या लगा देंगे? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ होगा। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। सो हम इसको जल्दी एक दो दोबारा रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। इसमें हमने क्या कहना है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज में NADP कन्वर्ट होगा NADPH में। 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में यूज़ होगा। वही एंजाइम ऊपर वाला हम प्रोडक्ट लगाएंगे और साथ उसमें हाइड्रोलेज लगा देंगे। ठीक है, सबस्ट्रेट लगाएंगे और हाइड्रोलेज लगाया गया 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट जो है वो हमारे पास राइबोलूस 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। दोबारा से हम प्रोडक्ट वही ऊपर वाला लगा देंगे, सबस्ट्रेट सॉरी, और इसके साथ हम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगाएंगे। इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और NADPH दोबारा से बन जाएगा। सो ये तो हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव फेज़ या इरिवर्सिबल फेज़। आगे हम डिस्कस करते हैं, आगे जो हमारे पास फेज़ है वो है हमारे पास रिवर्सिबल फेज़, नॉन ऑक्सीडेटिव या फिर रिवर्सिबल फेज। इसमें क्या होगा कि राइबोलूस 5 फॉस्फेट जो हमारे पास बना है उसने किसमें कन्वर्ट होना है? राइबोज 5 फॉस्फेट में, यानी आइसोमरेज एंजाइम यूज़ होगा। वो किसको कन्वर्ट कर देगा? राइबोज 5 फॉस्फेट में। और अगर राइबोलूस 5 फॉस्फेट के ऊपर एपीमरेज एंजाइम एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा? ज़ैलूलोज 5 फॉस्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा? ज़ैलूलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, ये भी बात क्लियर होगी। अब जो है हमने कहना है कि राइबोज 5 फॉस्फेट और ज़ैलूलोज 5 फॉस्फेट तो बन चुके हैं। अब ये हमारे पास एक एंजाइम आएगा ट्रांसकीटोलेज जो बेसिकली थायमीन पायरोफॉस्फेट और मैग्नीशियम आयन के कोएंजाइम को यूज़ करता है। उसने क्या करना है कि सेलुलोज 5 फॉस्फेट में से 2 कार्बन निकाल लेने हैं। अब यहाँ पे क्या बच गए? 3 कार्बन। इन 2 कार्बन को निकाल के जो है हमारे पास राइबोज 5 फॉस्फेट में ऐड कर देने। राइबोज 5 फॉस्फेट में से 2 कार्बन ऐड किए तो हमारे पास क्या बन गया? सैडोहेप्टुलूज 7 फॉस्फेट। ठीक है, क्या बन गया? सैडोहेप्टुलूज 7 फॉस्फेट। अब जहाँ से सेलुलोज में से 2 कार्बन निकले थे वो हमारे पास क्या बन गया? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये काम था ट्रांसकीटोलेज का। अब ट्रांस एल्डोलेज ने क्या करना है? ग्लिसरॉल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करना है? अब यहाँ पे ट्रांस एल्डोलेज ने क्या करना है कि हमारे पास जो है सेल्यूलोज 7 फॉस्फेट है, उसमें से 3 कार्बन को निकाल के ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को देना है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आगे हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से आगे हमारे पास जो है दोबारा पायरुवेट बनेगा या फिर इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट बनेगा। और बाकी जो यहाँ से सेल्यूलोज 7 फॉस्फेट से जो 3 कार्बन रिमूव हैं उससे क्या हमारे पास बनेगा? एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ठीक है, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। यही थे इसके 4 इसके तो बेसिकली रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब जो है थोड़ी सी एक आसान सी चीज़ इसके बाद में आपको बताती चलूँ, वो क्या है कि हमारे पास जो है इम्पोर्टेंस बताएंगे। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इम्पोर्टेंस के, पेंटोज शुगर की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो इम्पोर्टेंस है ना वो 2 तरह की हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो इम्पोर्टेंस हैं वो 2 चीज़ों की हैं। किसकी है? एक तो हमारे पास पेंटोज की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे हम, और दूसरा हम किसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे? NADPH। पेंटोज में हमने क्या कहना है कि हमारे पास जो है राइबोज 5 फॉस्फेट जो है वो बेसिकली बनेगा पेंटोज राइबोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, जो कि हमारे पास बहुत सी सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो है इसमें DNA या RNA। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जैसे कि हमारे पास ATP, ADP, FAD कोएंजाइम वगैरह यूज़ होंगे। ठीक है, ये सारी बात थी हमारे पास पेंटोज के हमारे पास प्रोडक्ट जो बनाएगा। इसके अलावा जो है हम NADPH का काम क्या है? NADPH का काम क्या है? NADPH ने बेसिकली हमने पहले भी देखा है कि या तो फैटी एसिड बनाएगा, ठीक है, या हमारे पास ये स्टीरॉयड बनाएगा, या हमारे पास ये है ग्लूटाथायोन बनाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा जो है हमारे पास जो NADPH जो है वो कर्टन अमाइनो एसिड को यूज़ करेगा। ठीक है, और इसमें NADPH जो है वो अमाइनो एसिड को यूज़ करेगा
अमाइनो एसिड को यूज़ करेगा और पायरोवेट बनाएगा किसकी प्रेजेंस में, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन ये हो सकते हैं कि ये हमारे पास फेगोसाइटोसिस करवा सकता है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस करवानी है इसने, फेगोसाइटोसिस करनी है। यहाँ पे हमारे पास जो है हाई NADPH का जो लेवल है ना वो हमारे पास प्रिवेंट करेगा, मतलब वो ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंसेज को मेंटेन रखेगा, मतलब आपकी आई साइट को मेंटेन रखेगा आई साइट में। ठीक है, आई साइट। अब जो है इसके अलावा जो हम कुछ इसके अलावा जो है एक बात ये है कि ग्लूटाथायोन NADPH का लेवल जो है ना वो हमारे पास RBCs की इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है, उसकी ऊपर वाली लेयर को, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं वो किस तरह इसको मेंटेन करता है। इसके अलावा एक छोटी सी बात है, नाइट्रिक एसिड सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड सिंथेसिस में अगर मैं आपको छोटा सा बताऊँ तो नाइट्रिक एसिड सिंथेसिस में हमने क्या कहना है, नाइट्रिक एसिड सिंथेसिस में हमने कहना है कि जो नाइट्रिक एसिड सिंथेटेज है ना वो क्या करेगा, आर्जिनिन O2 और NADPH को यूज़ करके हमारे पास क्या बनाएगा, सिस्टोलिक नाइट्रिक एसिड सिंथेटेज को, नाइट्रिक एसिड सिंथेटेज को। ठीक है, नाइट्रिक एसिड सिंथेटेज को इसमें हमारे पास कुछ बाय प्रोडक्ट वगैरह भी बनेंगे, हमारे पास FMN बनेगा, FAD बनेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास हीम बनेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास इसमें बनेंगी, मतलब ये सारी कोएंजाइम होंगे। ठीक है, अब जो है हमने कहना है कि हमारे पास NOS नाइट्रिक एसिड सिंथेटेज के 3 आइसोमरेज हैं। क्या है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेज के, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेज के 3 आइसोमरेज हैं हमारे पास। ठीक है, 3 आइसोमरेज में हमने कहना है कि 2 जो है ना वो कैल्शियम कैलमोडुलिन डिपेंडेंट है, कैल्शियम कैलमोडिनिन डिपेंडेंट है, और एक हमारे पास कैल्शियम कैलमोडिनिन इंडिपेंडेंट है। वो क्या करेगा कि वो हमारे पास जो है ना वो एंडोथीलियल, ये बेसिकली एंडोथीलियम और न्यूरल टिश्यू वगैरह में प्रेजेंट होगा, एंडोथीलियम और न्यूरल टिश्यू वगैरह में प्रेजेंट होगा। ठीक है, कैल्शियम कैलमोडिनिन डिपेंडेंट और कैल्शियम कैलमोडिनिन इंडिपेंडेंट जो है ना ये हमारे पास जो है मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स या अर्ली डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस में यूज़ होगा। इसके अलावा हमने कहना है कि जो एंडोथीलियम जो हमने पढ़ा है कि एंडोथीलिक नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेज है, वो क्या करेगा, वो एंडोथीलियम की तरफ बनने के बाद एंडोथीलियम की तरफ मूव करेगा, वहाँ से स्मूथ मसल की तरफ मूव करेगा, और फिर स्मूथ मसल में मूव करने के बाद वो क्या करेगा, वो एक काम ये करेगा कि वो GMP को कन्वर्ट कर देगा CMP में। ठीक है, किसको कन्वर्ट करेगा, GMP को कन्वर्ट करेगा CMP में। अब इसके अलावा हमने एक और बात करनी है कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी हो, अगर हमारे पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी हो हमारे पास तो क्या होगा। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो है RBCs होते हैं, उनको कंटिन्यूसली उनके पास जो है मतलब ग्लूकोज का सोर्स ही होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, तो इनके लिए हमारे पास जो है वो इरिथ्रोसाइट में NADPH का सोर्स या फिर ग्लूकोज का सोर्स यही होता है। तो अगर हमारे पास जो है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का लेवल कम हो जाएगा तो NADPH नहीं बनेगा, NADPH नहीं बनेगा तो क्या होगा, ग्लूटाथायोन जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो किसमें, रिड्यूस फॉर्म जो है हमारी बॉडी में ग्लूटाथायोन की, उसमें कन्वर्ट नहीं होता, ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। अब जो है रिड्यूस फॉर्म ने, अगर बेसिकली रिड्यूस फॉर्म क्या करती है कि मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है। मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी क्यों क्या करती है कि हमारे पास सल्फा हाइड्रोल ग्रुप है ना वो RBCs की मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगे, सल्फा हाइड्रल ग्रुप मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी के साथ, मेम्ब्रेन के साथ इंटैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना प्रोटीन नेचर को इंटैक्ट रखते हैं। अगर NADPH का लेवल कम हुआ है, NADPH का लेवल कम हुआ है या हमारे पास इस एंजाइम का लेवल कम हुआ है तो हमारे पास ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है RBCs जो है ना वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिस्ट्रप्ट होना शुरू हो जाएंगे, RBCs की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास हीमोलाइसिस हो जाएगी और हमारे पास हीम बॉडी बनेगी। इसके अलावा जो है कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास हीमोलाइसिस भी करवाते हैं, उसको हमने कहना है 3A ड्रग्स। क्या कहना है, 3A ड्रग्स। 3A ड्रग के हमने नाम से याद रखना है कि
एक तो हो सकते हैं एंटीबायोटिक, एंटी मलेरिया और एंटीपायरेटिक, यानी जो फीवर के अगेंस्ट काम करते हैं। एंटीबायोटिक में हमने कहना है एस से हमने कहना है सल्फामिथोक्सेल, और दूसरा हमने कहना है सी से हमने कहना है क्लोरोफिनोल। ठीक है, अब जो एंटी मलेरिया है उसमें हमने कहना है हमारे पास पैरामिक्विनाइन, जो हमारे पास एंजाइम है। बेसिकली जो हम अगर मेडिसिन यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास क्या करेगी, हीमोलाइसिस। और इसके अलावा जो एंटीपायरेटिक में जो हमारे पास जो है फीवर को जो कम करने वाली डिजीज़ हैं, ये सारी हमारे पास हीमोलाइसिस कराएंगे। सो बेसिकली यही हमारे पास जो था ईजी सा HMP शंट। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।